अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। और न्यूज़ प्लस में सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना वायरस की, और उसमें कुछ खुशखबरियाँ मिल रही हैं। और खुशखबरियाँ कुछ इस तरह की है कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस का दबाव है वो कम हो रहा है। तो कैसे कम हो रहा है उसको डिस्कस करने से पहले कुछ आदाद शुमार आज के देख लेते हैं। अब तक जो मुतासरा अफराद हैं उनकी तादाद 1,31,000 से ज़ायद ये मरीज़ तंदुरुस्त हुए हैं, और 24 घंटों के दौरान 22,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं, और मज़ीद 3,344 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और आज की तादाद में 50 मरीज़ दम तोड़ गए। जो मैंने 1,31,000 से ज़ायद मरीज़ तंदुरुस्त हुए हैं, ये जो तादाद बताई है ज़रा जहन में रखिएगा, क्योंकि इसी की बुनियाद पर हम आगे एनालिसिस करने वाले हैं। मजमूई जो तादाद है, जैसे कि टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, 2,31,818 हो चुकी है। अमवात की तादाद चीन से भी बढ़ चुकी है, 4,762 हो चुकी है। कोरोना के जो फाल केसेस हैं, एक्टिव केसेस हैं, वो 94,000 से ज़्यादा है, जिनमें से 459 वेंटिलेटर पर। जब मैं 459 वेंटिलेटर्स की बात करता हूं तो इसका भी एक एनालिसिस हम कंपैरिजन करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। तो सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 94,528 हो चुकी है, पंजाब में 81,317, खैबर पख्तूनख्वा में 28,116, बलूचिस्तान में 10,814, इस्लामाबाद में 13,494, गिलगित बल्तिस्तान में 1,561, और आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस की तादाद 1,342 हो चुकी है। कुछ आदाद शुमार मैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इसमें जो डेथ टोल है जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके साथ आपको परसेंटेज दिखाई दे रही होगी। जो इस वक्त डेथ टोल है वो 2.1% है। इट इज अबाउट टू द प्रेडिक्शन कि इतने परसेंट इसकी डेथ होती है। तो जो अब तक की जो डेथ टोल चल रहा है वो एवरेज जो रिपोर्ट हो रहा है WHO की तरफ से 2% डेथ टोल कोरोना वायरस का है, उसके अप्रॉक्सीमेट ही चल रहा है। 0.1% कुछ ज्यादा है। कुछ और आदाद शुमार दिखाता हूं मैं आपको। कल के आदाद शुमार जब हमने देखे तो 2,31,017 केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि उनमें से जो केसेस रिपोर्ट हुए उनमें जो एक्टिव केसेस है वो 1,01,187 केसेस एक्टिव हैं, जबकि बकिया जो है वो 1,29,830 बनते हैं। अच्छा, जो 1,01,187 एक्टिव केसेस, जिसकी अभी मैं तादाद आपको 94 आज की बता रहा हूँ, कम हुई है, वो ज़्यादा 94,000 से ज़्यादा, तकरीबन 1 लाख कल की बात बता रहा हूँ, तो उसके हिसाब से एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो तकरीबन 1 लाख मरीज़ लगा लीजिए, तो 1,29,830 मरीज़ सेहतयाब हुए। जब इनकी परसेंटेज निकालते हैं हम, तो परसेंटेज में जो रिकवर अफराद है वो है 57%, 53%, और जो एक्टिव केसेस हैं वो है 47%। अच्छा, इसमें ये लग रहा है कि जो रिकवरीज हो रही हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। इस बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो दबाव है वो कम हो रहा है। इसी तरह ये कहा गया था, दूसरा पॉइंट ये है कि जून के आखिर तक कहा गया था कि 3 लाख केसेस तक पहुंच सकती है तादाद, लेकिन ये 2 लाख के करीब 2.25 लाख के करीब अभी तक हुई है, यानी कि कुछ 70-80 हज़ार से अभी दूर है। तो कुछ इस पॉइंट को भी रेज करके हम कह सकते हैं कि दबाव कम है। फिर 467, जैसे कि मैंने आपको बताया, 459-67 दो मुख्तलिफ 67 के करीब आ रही हैं। ये ऑक्यूपाइड है वेंटिलेटर, और 1525 की कैपेसिटी है, और ये 467 वेंटिलेटर ऑक्यूपाइड है। तो इसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस थी उससे कम है। तो इनको मजमूई तौर पर जब हम मिलाकर समझते हैं तो जो रिकवरीज हो रही हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, और जो एक्टिव केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। तो सवाल उठता है कि कैसे इसको एक प्रिज्म से ये भी देखा जाता है कि पहले 30,000 के करीब टेस्ट रोजाना होते थे, अब 22,000 केसेस रोजाना टेस्ट होते हैं। मैंने आपको बताया 24 घंटों के दौरान कोरोना के 22,000 से ज़्यादा टेस्ट हुए, 22,000, 22,500, 22,300, 400 इसके करीब होते हैं। तो क्या उसका भी इफेक्ट है कि रिपोर्ट केसेस कम हो रहे हैं, जिसको पहले भी जिक्र किया था। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मोलेकुलर और इस बीमारी को बहुत करीब से समझने वाले प्रोफेसर डॉक्टर अहमद बिलाल वक्कार साहब मुझे जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, थैंक यू वेरी मच सर। सर, ये कुछ पॉइंट्स मैंने रेज किए हैं, ये रिकवरीज का ज़्यादा होना और एक्टिव केसेस का कम होना, और ऑक्यूपाइड जो वेंटिलेटर्स हैं वो कम होना, कैपेसिटी ज़्यादा होना, और उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन 3 लाख की करना और उसके पहले जून के एंड तक 2 लाख के करीब केसेस होना, ये क्या बता रहा है सर? ये समझाता क्या है? देखें मुर्तज़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अच्छा जी, उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने जो ये मुझे फिगर्स बताई हैं, इसमें रिकवरी रेट आपने बताया 53% मेरा ख्याल है जी।
इसके हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल में अगर आप दूसरे मुल्कों को उठा लें तो रिकवरी रेट आपको तकरीबन इतना ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल अमेरिका का अगर आप ले लें, आउट ऑफ 25,100,000 जो उनके इन्फेक्टेड हैं, उसके अंदर से उनका जो 12 लाख के करीब मेरा ख्याल है कि जो उनके ऐसे पेशेंट हैं जो ठीक हो चुके हैं, तो ये तकरीबन 50% तकरीबन उनका भी बन जाता है। रिकवरी रेट तकरीबन इतना ही होता है। उसकी वजह है बीमारी में, अगर आपको याद हो शुरू में हमने बताया था कि 80% लोग ऐसे हैं कि जो वैसे ही एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, कोई सिम्टम नहीं होता। उनमें से बाकी के जो 20% है उसमें से 15% ऐसे हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और वो रिकवर कर जाते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स के बाद रिकवरी रेट, जाहिर बात है अगर आप इसी को ले लें तो इट शुड बी मोर देन 53% विच वी आर रिपोर्टिंग करेंटली। ठीक है। दूसरी चीज आपकी दूसरा क्वेश्चन है कि जी हमारा जो नंबर ऑफ जो इन्फेक्टेड पेशेंट जो रोजाना का आ रहा है वो कम हो गया हुआ है। 3000 समथिंग आपने फिगर बताई जी, 43% कह रहे हैं। अब इसमें वही वाली बात है, आपने जवाब भी खुद ही दे दिया कि 30,000 टेस्ट हम पहले कर रहे थे, अभी हम 22,000 टेस्ट कर रहे हैं पर 24 आवर। तो जाहिर बात है जब आप टेस्ट ही कम कर रहे हैं तो आपके पास फिगर भी कम हो जाएगा ना। ये तो बड़ा एक सिंपल मैथमेटिकल एक वो है इक्वेशन है जिसको आपने समझना है कि जी जब आप 30,000 करेंगे तो उसमें से ज्यादा परसेंटेज आपको मिलेगी पॉजिटिव की। अगर एक पार्टी मौजूद है एक मुल्क में, एक जगह में या एक शहर में, अगर आप टेस्ट वहां कम कर देंगे तो ज़ाहिर आपको, जब आप टेस्ट ही नहीं करें तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने बीमार हैं। तो वो नंबर जो है वो कम होने की वजह ये है। तीसरा आपने क्वेश्चन किया है कि जी जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है जिसके हिसाब से हमारा नंबर हो जाना चाहिए था 3 लाख के अराउंड जून के एंड तक मेरा ख्याल है। जी। आप अगर पिछले प्रोग्राम उठा लें तो एक में आपने मेरे से क्वेश्चन किया था, यही क्वेश्चन था, तो मैंने ये कहा था कि जी ऐसा नहीं होता, ये स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं। आपका जो इसका पैटर्न चल रहा होता है उसको देखते हुए प्रिडिक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स लगा के कि जी कितने पेशेंट हो सकते हैं। अगर फर्ज करें आज के दिन में 6,000 मरीज आए तो इसके हिसाब से जब आप स्टैटिस्टिकल मॉडल लगाएंगे तो कल तो मरीज ज्यादा आपको, जो 2 हफ्ते के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको फिगर ज्यादा मिलेगी। अगर पिछले 1 हफ्ते में 6,000 आ रहे हैं तो और फिगर बढ़ जाएगी। अगर आपके वो 3,000 या 4,000 आ रहे हैं ड्यू टू डूइंग लेसर टेस्ट तो ऑफ कोर्स वो नंबर जो है वो आपको 200,000 के 225,000। यानी डॉक्टर साहब मैं इस टोटल कंक्लूजन में ये निकला हूं कि यू डिसएग्री कि पाकिस्तान में कोरोना का दबाव कम हुआ है, ये नहीं हुआ है बेसिकली। बिल्कुल आई डिसएग्री। कोरोना का दबाव किस तरह से कम हो सकता है? हमने कौन सा ऐसा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने कि जिसकी बेस पे हम कहें कि जी कोरोना का दबाव कम हो गया? अभी भी हमें ये समझने की जरूरत है कि आगे आपका ईद उल अज़हा आ रही है। ईद उल अज़हा में फिर से वो लोग निकलते हैं, जानवर खरीदते हैं, मंडियां लगती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं। ये सारा कुछ देखते हुए डिजीज बर्डन इज स्टिल देयर। आपके सामने इसलिए नहीं आ रहा, टेस्ट ही नहीं कर रहे। आपके पास देखें 31,000 टेस्ट हम कर रहे थे, ये गवर्नमेंट की फिगर है। 31,000 टेस्ट अगर हम कर रहे थे तो अभी हम 22 क्यों कर रहे हैं? अब 31 करें ना। वो हमें बताई गई थी, जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने दी थी कि जी हम ट्रेस करेंगे, ट्रैक करके उनको ट्रीट करेंगे, मतलब ट्रेस टेस्ट एंड ट्रीट वाली जो पॉलिसी थी वो क्यों नहीं करते? आप एक इलाके ले लें जो रेड एरिया, वहां ये करें, आपके पास खुद ही फिगर ज्यादा आ जाए। हमने लॉकडाउन इसी उन इलाकों में नंबर बढ़ गया हुआ है, आप उधर जाके टेस्ट करें। यानी ये बेसिकली एक मैनिपुलेशंस करके एक फिगर्स के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि जितना डेटा है वो तो हम किसी भी सोर्स से इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो जहां से डाटा हुकूमत दे रही है वही करे, तो एक पिक्चर ये लग रही है कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करके डाटे को बस ऊपर नीचे किया जा रहा है और तसल्ली दी जा रही है। मुर्तज़ा साहब, एक मैं आपको वो सुना देता हूँ। शुरू जब हुआ था कोरोना ना, तो एक अफ्रीकन कंट्री है, उसमें कोई कोरोना का केस नहीं था जी। उनके प्रेसिडेंट से जाके पूछा गया कि जी आपके यहाँ पे कोई केस नहीं है, क्या वजह? उन्होंने कहा जी ना हमारे पास किट है ना हम टेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए केस भी नहीं है। वो वाली पॉलिसी है कि जी हम 22,000 टेस्ट करेंगे तो हमारे पास केस ही कम होंगे। इसका मतलब है कोरोना इज स्टिल देयर। आप अगर वैसे देख लें, अपने हमसाए में देख लें, अपनी स्ट्रीट में देख लें, आपको पता चल जाएगा। आपके जानने वालों में नंबर ऑफ इन्फेक्टेड बढ़ गया हुआ है। पहले हमारे जानने वालों में से कोई नहीं था, अब हमारे जानने वालों में से, फैमिली मेंबर्स में से कई हैं, दोस्तों में से कई हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं आपके इर्द गिर्द के लोगों में ज्यादा हो गया है, तो गवर्नमेंट की फिगर्स कैसे कह सकती हैं कि कम है? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, प्रोफेसर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं वक्त मैंने आपसे ना
आज स्पेशली आपसे डिस्कस करना था कि ईद उल अजहा आ रही है, तो उसके बाद क्या चांसेस हैं? एसओपी पर अमल दरामद तो होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अगले आने वाले दिन पे, कल जो आने वाला है, तो डॉक्टर साहब आपको फिर तकलीफ देंगे और इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में, और कल का स्पेसिफिक टॉपिक हम यही रखेंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन अभी, और ब्रेक के बाद पहले लेकिन ये तय हो गया कि ये एक मैनिपुलेशन है, केसेस कम नहीं हो रहे हैं। तो ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान ने G20 ममालिक से कर्जों में रिलीफ के लिए माहिदों की तैयारियां कर ली हैं। ये कहानी क्या है, एक ब्रेक के बाद इस पर जिक्र करते हैं। खबर ये आई है कि पाकिस्तान ने G20 ममालिक से कर्जों में रिलीफ के लिए मुआहिदों की तैयारियां कर ली हैं और G20 ममालिक से $2 अरब की सहूलत के लिए 15 ममालिक से कर्जों में नरमी का इशारा भी मिल चुका है। कर्ज रिलीफ की डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 है, लेकिन पाकिस्तान 30 दिसंबर तक हर मुल्क से अलहदा मुआहिदा करेगा और पाकिस्तान ने कर्जदारों से रिलीफ के लिए आलमी बैंक से कोई मयार मुकर्रर करने की दरख्वास्त की थी, ताहम मुख्तलिफ मयारात होने की वजह से उस पर अमल नहीं हो सका है। अब पाकिस्तान ने अपना तरीकाकार मुरतब कर लिया है और चीन ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा $9 अरब, जापान ने $5 अरब कर्ज दिया है, जबकि कर्ज देने वाले ममालिक में जनूबी कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, सऊदी अरब भी शामिल है। फाइनेंस डिवीजन के एक आला अहदेदार ने यह भी तस्दीक की है कि कर्ज रिलीफ के हुसूल पर पेशरफ्त हो रही है। अब कर्जों के हकीकी आदाद व शुमार हासिल किए जा रहे हैं। जो तफसीलात आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान ने G20 जो ममालिक है उनसे कर्ज हासिल किया है और उनमें से 15 ममालिक से कर्जों में नरमी का इशारा भी मिल चुका है और अब ममालिक से अलहदा 31 सितंबर 2020 से कबल मुआहिदे किए जाएंगे ताकि $2 अरब से ज़ायद कर्ज पर रिलीफ हासिल किया जाए। आलमी बैंक ग्रुप और IMF समेत दीगर ममालिक की हौसला अफजाई की वजह से G20 ममालिक ने गरीब ममालिक के लिए सरकारी कर्जों की अदायगी मौखर कर दी है और आलमी बैंक ग्रुप आइंदा 15 माह में $160 अरब कर्ज देंगे, जिनमें से $50 अरब ग्रांट्स या IDA गरीबों के लिए आलमी बैंक के फंड से रियायती शरात पर दिए जाएंगे। तो आइए इस स्टोरी को फाइल करने वाले सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी बराए माशी अमूर मेहताब हैदर साहब, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये असल में कहानी है क्या। मेहताब साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये ज़रूरत क्यों पेश आ रही है और ये असल में कहानी है क्या? ज़रा हमें समझाइएगा कि ये कर्ज का मामला क्या है, खुद अपने जो मयारात बनाए जा रहे हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं, वो क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पे जब ये कोविड-19 आया उसके बाद बहुत से ममालिक जो है वो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कर्जों में जो है वो थे। उस पे G20 जो कंट्रीज हैं उन्होंने एक डिसीजन किया था और उन्होंने कहा था कि हम 1 साल के लिए, बल्कि 1 साल से थोड़ा सा ज़ायद के लिए जो है वो हम अपने जो कर्जे हैं वो जितने भी ममालिक हैं जो कि एलिजिबल होंगे इसके लिए, वो जो है उसको हम जो है वो 1 साल के लिए मौखर कर देंगे। इससे जो पाकिस्तान को जो है वो डेट रिलीफ मिला है वो कुछ तकरीबन $2 बिलियन से जायद का जो है वो रिलीफ है। अब उसके अंदर जो है वो एक तो इसके अंदर ये था, आपको पता है कि ये जो मल्टीलैटरल्स हैं जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक है, ये कर्जे माफ नहीं करते क्योंकि इसको कहा जाता है कि ये प्रेफर्ड क्रेडिटर्स है। ये कर्जे तो माफ नहीं करते, लेकिन इनका एक इनिशिएटिव था हिपिक के हवाले से, यानी हाईली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज, लेकिन चूंकि पाकिस्तान उसमें क्वालिफाई नहीं करता तो वो जो है वो हम उसके लिए तो अप्लाई नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने जो है वो कोविड को सामने रखते हुए आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक ने भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी और IMF ने भी एडिशनल फाइनेंसिंग जो है वो पाकिस्तान को मुहैया की। लेकिन G20 जो कंट्रीज थे उनकी तरफ से जो बायलैटरल जो क्रेडिटर्स है पाकिस्तान के, जिसमें चाइना जो है वो सबसे बड़ा है, तो उन्होंने जो वो 1 साल का डेट रिलीफ जो है वो कमिट किया है, वो तकरीबन कोई $2.047 बिलियन के लगभग जो है वो बनता है। तो उसका जो है वो प्रोसेस जो है वो किक स्टार्ट हो चुका है। उस प्रोसेस के तहत ये है कि हर मुल्क के साथ पाकिस्तान ने अपने जो बायलैटरल डेट है उसको रिकंसाइल करना है। जब किसी एक फिगर पे वो पहुंच जाएंगे तो उसके बाद हर मुल्क के साथ अलग अलग जो है वो डेट जो है वो उसका रिलीफ का जो एग्रीमेंट है वो जो है वो साइन किया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो 31 दिसंबर तक की डेडलाइन है और उम्मीद ये है कि ये सितंबर तक जो है ये पाकिस्तानी अथॉरिटीज जो है ये सारा प्रोसेस कंप्लीट देखिए मेहताब से इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या है बेसिकली? इसका फायदा देखिए बेसिकली ये है कि आपको इस साल के दौरान
जो आपने अपनी डेट सर्विसिंग में $2 बिलियन वापस करने थे वो आप वापस नहीं करेंगे। ठीक है, आप ये देख लें कि आपका अभी ये जो IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB और AIB से आपको एडिशनल फाइनेंसिंग मिली भी है, उसके बावजूद जो है वो आपके जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर प्रेशर है। और इन दिनों में आपने देखा होगा कि जो रुपी है वो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा जो है वो गिरता रहा है। और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के ऊपर भी जो है वो लास्ट मंथ जो है वो खासा ज्यादा प्रेशर था, लेकिन अभी जो रिसेटेड फ्लोज आए हैं उनसे फायदा हुआ है। तो अगर आपको ये $2 बिलियन भी अदा करने पड़ते तो आपके एक्सचेंज रेट में जो है वो मजीद जो है वो प्रेशर आ सकता था। यानी अब ये तय हुआ है कि अब 1 साल का और मौका मिल जाएगा और रीस्केड्यूल हो जाएगा और तय हो जाएगा कि किस तरह से पैसे अदा करने हैं। जी बिल्कुल, बेसिकली ये होगा कि ये जो इस साल के दौरान आपने पैसे जो थे उनको वो जो है वो आप अदा नहीं करेंगे और वो आइंदा आने वाले सालों के दौरान जो है वो स्टैगर करके जो है वो आपको अदा करने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली एक ब्रीदिंग स्पेस है जो पाकिस्तान को जो है वो मिलने जा रहा है। ठीक है, मैं तो आप सब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो जनाब ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इक़दाम होगा जो आने वाले दिनों में की इकॉनमी को अच्छा खासा एक ब्रीदिंग स्पेस देगा और इससे बड़ा फ़ायदा उठाने की भी ज़रूरत है। जाहिर है उसके लिए कोशिशें भी हो रही हैं और यकीन करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी पाकिस्तान को होगा। जाहिर है पैसे तो लुटाने ही हैं, लेकिन एक थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगी, लोड और बर्डन कम हो जाएगा। लेकिन इस बर्डन को अगर दुरुस्त तरीके से वेल ना किया गया तो फिर जाहिर है अगले आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में कुछ और भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा PIA का जिक्र करते हैं। परवाज़ें तो चल कोई नहीं रही हैं, तो फिर हो क्या रहा है? नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है, कितने की उम्मीद है? ना हज ऑपरेशन हुआ होगा, ना यूरोप की फ़्लाइट्स को चल रही हैं, ना उम्रा सीज़न लगा है, तो फिर होगा क्या? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। वही हो रहा है, वही हो चुका है और वही होने के खदशात हैं जिसका हम जिक्र करते रहे, जिस खदशे का हम इजहार करते रहे। जाली डिग्री का मामला का छिड़ा, उसके बहुत सारे जो होने वाले इम्पैक्ट थे उसका हमने जिक्र किया। हमने जिक्र किया कि बरतानिया से भी खुदा न खास्ता हमें यूरोप से या बरतानिया से कुछ सैंक्शंस ना आ जाएं, वही कुछ हुआ। उसके बाद हमने ये सोचा कि यार सऊदी अरब से भी नहीं हमारा ऑपरेशन चल रहे, यूरोप से भी नहीं चल रहे, कहीं अमेरिका से कुछ ना हो जाए, उसके बाद कहीं रुसवाई ना हो जाए, लेकिन वो सब कुछ हो रहा है। और अब क्या है? कोरोना वायरस और जाली डिग्रियों दोनों की वजह से इस मामले पर PIA इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार हो चुका है। हज ऑपरेशन हुआ नहीं है, उम्रा सीज़न, रमज़ान मुबारक में उम्रा सीज़न और रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा फ़्लाइट जाती आती थी। उसके बाद यूरोपीय पाबंदियों का सामना हुआ, बरतानिया भी नहीं जा सकी, कौमी एयरलाइन को शदीद खसारा। पता कितना? 45 अरब रुपए के खसारे का इस वक्त सामना है। सऊदी अरब से परवाज़ें मुअत्तल होने पर 12 अरब का नुकसान होगा। अब ये जो हज सीज़न में होनी थी नहीं गई, 12 अरब रुपए का नुकसान होगा। यूरोपियन जो एयर सेफ्टी एजेंसी उसकी पाबंदी से 33 अरब रुपए का नुकसान होगा। यूरोप और मगरबी ममालिक के लिए हफ्तावार 32 परवाज़ें मुअत्तल हो गई हैं। PIA बरतानिया के लिए हफ्तावार 23 परवाज़ें ऑपरेट कर रही थी। पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी में आइंदा हफ्ते अपील दायर करने का भी फैसला किया है, लेकिन अपील दायर होना, आगे फैसला चलना, वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा आपको मौके दे चुके थे और उसके बाद कहीं जाके ये फैसला हुआ है। होगा क्या? CEO PIA मुतहरिक हुए हैं, दफ्तर खारजा से भी मदद मांगी है। यूरोप और बरतानिया में पाकिस्तानी सफीर से हुकाम से जो सफारती अमला है, सफारती हुकाम है, सफारती सतह पर मामला उठाने का फैसला किया है और इसका हमने जिक्र किया था कि अब ये मामला सफारती सतह का बन गया हुआ है। बासर तारकीन वतन को भी ऑपरेशन बहाली के लिए मुतहरिक करने का फैसला किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब होगा तब होगा, जब लॉबिंग होगी तब होगी, जब रिजर्वेशंस दूर होंगी तब होंगी। इस कदर बड़ा खसारा पाकिस्तान की इकॉनमी बर्दाश्त कर सकती है और साथ ही साथ कौमी एयरलाइन की साख को बहुत बड़ा धचका लगा है, वो कैसे और कब खत्म होगा? और अब ये मामला सिफारती सतह का मामला बनता जा रहा है, इसके लिए हमारी काविशें क्या हैं? सवाल ये भी है कि अब तक हमने क्या किया है PIA की परवाज़ों की बहाली के लिए? अभी से काम शुरू कर रहे हैं तो कब जाके होगा और आगे हमारे पास रास्ते क्या हैं? वक्त कितना है जैसे जैसे गुजरेगा और उसके बाद नुकसान कितना कितना होता रहेगा? तो आइए इसके लिए बात करते हैं। एविएशन एक्सपर्ट शकील आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। शकील साहब, इस कदर बड़ा खसारा, वो भी 45 अरब रुपए का, और अगर खुदा ना खास्ता मजीद मामला बिगड़ा तो मजीद खसारा। सर, इस खसारे को कैसे रोका जा सकता है?
देखिए, एक चीज यहाँ पे हमें क्लियर करनी चाहिए कि सबसे पहले कोरोना आया और कोरोना की वजह से 90%, 95% एयरलाइनों के ऑपरेशन खत्म हो गए पूरी दुनिया। ठीक है। एक तो ये बहुत बड़ा सारी एयरलाइनों को झटका लगा ग्लोबली, और उसके साथ साथ काफी एम्प्लॉइज भी इन्होंने एयरलाइनों ने ले ऑफ करने पड़े, कुछ लॉन्ग लीव पे चले गए विदाउट सैलरी और सो ऑन एंड सो फॉर्थ। उसके बाद आपका पीआईए को अगर हम ले लें, उसके बाद पीआईए का ऑलरेडी ऑपरेशन आपको पता है कि कोरोना की वजह से काफी कर्टेल हो चुका था एज इज। उसके बाद आपका ये इशू आ गया, पायलट्स का आपका इशू आ गया फेक का। उससे पहले आपका हादसा हो गया वो, और उसमें एडअप हो गया। फिर EASA ने आपको जो आपका परमिट था वो आपका रिवोक कर दिया टू फ्लाई इनटू यूरोपियन, यानी आप यूरोपियन एयर स्पेस में भी एंटर नहीं हो सकते पीआईए जो है। अब जाहिर बात है इन चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। प्लस हमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि कोरोना की वजह से जो फॉरेन गवर्नमेंट्स के जो बॉर्डर्स हैं वो इस वक्त सील हुए हैं, क्योंकि विजिट वीज़े आपको नहीं मिल, वहाँ से वहाँ टर्की या मलेशिया के या एक दो और कंट्रीज होंगी, बाकी सब ने अपने बॉर्डर सील किए हुए हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रैफिक या विजिट वीज़े के लिए। तो इसका इटसेल्फ बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फिर आपका हज नहीं हुआ, तो इस वक्त इनके पास एक मौका है पीआईए के पास कि अपनी पीआईए को सही सिम्त में और सही मैनेजमेंट इसकी दोबारा रिवैम्प की जाए और सही तरीके से चीज़ों को दोबारा फिक्स किया जाए। इस वक्त पायलट्स का जो मसला है वो तो ऑनगोइंग मसला है, जिसमें मैं समझता हूँ कि इस हादसे के बाद और जो हादसे हुए पिछले 10 साल या 20 साल का रिकॉर्ड ले लें तो ये दिस वॉज कमिंग। अब इसका पीआईए का जो खसारा की बात है, जहाँ तक ये आपको एक चीज समझने की और यहाँ जरूरत है कि कई एयरलाइनें दुनिया में टेक्निकली वो बैंकरप्ट हो चुकी हैं, बड़े बड़े नामों के एयरलाइनों के। और आपको ये भी आप समझिए कि इस वक्त अगर आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीआईए से हाथ उठा ले तो पीआईए इज एन बैंकरप्ट एयरलाइन, आई एम सॉरी टू से दैट, मगर यही हकीकत है। तो इसको सब कुछ मद्देनजर रखते हुए इस वक्त आपको एक अल्लाह ताला ने यूं समझिए कि एक अपॉर्चुनिटी दी है कि इस जबकि आपका ट्रैफिक इस वक्त बिल्कुल खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ कोरोना, तो आप चीज़ों को वापस लेके आए। सबसे बड़ा कंसर्न जो हमेशा रहा है पीआईए में वो एक रिपेयर एंड का जो मेंटेनेंस है, इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट वो रहा है, पायलट्स का लेके जो उनकी ट्रेनिंग लेके वो कंसर्न रहा है, जो अब वो उजागर कर दिया गया है और मेरा ख्याल है करेक्टिव मेजर्स जो भी हैं वो लिए जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं। ठीक, इस वक्त हमें इतनी ज़रूरत नहीं है पायलट्स की क्योंकि हमारा ऑलरेडी रूट्स काफ़ी कट चुके हैं। और इस वक्त जो इन्होंने, क्योंकि एक और चीज़ समझिए कि पीआईए में जो सीबीए कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट वो एक है, कोई भी एसोसिएशन और वो सीबीए नहीं है। तो आई थिंक दिस इज द टाइम के सारे जितने अरेंजमेंट्स हैं या वर्किंग अरेंजमेंट्स हैं पीआईए मैनेजमेंट को उसको दोबारा रीविजिट करने की जरूरत है और एट द सेम टाइम स्ट्रेटजी बनाई जाए। इनको बिजनेस प्लान अपना पूरा रिवाइज करना होगा साथ के। अब कोविड-19 की वजह से प्लस आपकी जो ऑपरेशनल लिमिटेशंस हैं उसकी वजह से द होल बिजनेस प्लान इंक्लूडिंग द फ्लीट प्लान, मार्केटिंग प्लान, फाइनेंशियल प्लान, एवरीथिंग हैज टू बी रीडन। जब तक आपके पास ये रेस्ट्रिक्शन रहती है उस वक्त तक आपको EASA ने या आपको यूके ने या दूसरे ममालिक हैं जिनके कंसर्न है वो आपको वेट लीज के ऊपर अलाउ कर सकते हैं। पीआईए कैन स्टिल मेक मनी ऑन वेट लीज, मतलब आप वेट लीज पे ले जाएं और वो ऑपरेटर जिनके पास ऑलरेडी जो थर्ड पार्टी ऑपरेटर्स का है सर्टिफिकेट वैलिड है वो ऑपरेट आपके बिहाफ पे वो फ्लाइट ऑपरेट कर सकते हैं और आप फ्लाइट नंबर से भी हो सकती है फ्लाइट ऑपरेट। सो इसमें कंसर्न नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द मीन टाइम आपको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली, आप चीज़ों को सही सेट में डालें। इसके साथ साथ सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ देखने की बहुत अशद ज़रूरत है। तो आप ये देख लीजिए कि जितने मिडल ईस्ट के अंदर के एयरपोर्ट्स हैं उन्होंने कोविड-19 के लिए जब डिपार्चर या अराइवल के सारे उन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए हैं। यहाँ तक कि दुबई गवर्नमेंट ने दुबई एयरपोर्ट पे उन्होंने एक डेस्क उन्होंने स्टैब्लिश किए सारी, जिसमें पैसेंजर फ्लाइट से 3 या 4 घंटे पहले जाता है, अपना कोविड-19 का वो टेस्ट करवाता है और उसका रिजल्ट विद इन एन आवर देते हैं। इट्स अ फास्ट इनकी जो
रैंडम मतलब वो किट आपको जल्दी रिजल्ट दे देती है। ऑन बेसिस ऑफ दैट यू गेट अ बोर्डिंग एंड यू फ्लाई। मगर अनफॉर्चुनेटली अब तक हमारी सिविल एविएशन ने कोई ऐसा इकदाम नहीं लिया बावजूद उसके। बाकी जहां तक है पायलट्स का, मैं समझता हूं कि जो फर्स्ट ऑफिसर्स हैं हमारे PIA को, उनको भी उनकी जो लाइन चेक होगा या उनका फ्लाइट चेक होगा या रूट चेक होगा, उनको देखने की जरूरत है कि क्या वो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है, क्योंकि बहुत सारी अगर इंटरनेशनल एयरलाइन से हम कंपेयर करें तो कोरोना वायरस की वजह से उनकी जो उनके माली खसारे हुए ये समझ में आता है, लेकिन उनके लाइसेंसेस रिवोक नहीं हुए या उनके लाइसेंस को उनको रोका नहीं गया। हमारे पास दो इश्यूज हैं। एक तो हम उनके साथ चल रहे थे जैसे पूरी दुनिया के साथ हो रहा था, लेकिन हमारे साथ ये हुआ कि हमारे ऊपर सैंक्शंस आ गई। अब मसला ये कि अगर सैंक्शंस खत्म ना होती तो कम से कम हम कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते, चाहे वो यूरोपियन साइड पर होता, बरतानिया की साइड पर होता, या किसी ना किसी तरह से कनेक्टिंग थर्ड पार्टी के साथ इन होके, जैसे हम अमेरिका जाते हैं तो इस तरह से कुछ कर लेते। अब मसला ये है कि इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए और इसके लिए हमें टाइम कितना दरकार है। यानी हम तो सारी तरह आपसे बैठ गए, हम तो टोटल जीरो हो गए। सर टर्किश एयरलाइन ने काम शुरू किया, कुछ ना कुछ पाकिस्तान में आना शुरू हुआ, दूसरे मुल्कों में आना जाना शुरू हुआ, बरतानिया की बहुत सारी एयरलाइंस है, यूरोप के अंदर इन आउट होना शुरू हुआ, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, कुछ ना कुछ वो अपना कुछ ना कुछ बचत कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की एयरलाइंस तो टोटल जीरो हो गई और उसके लिए हम अब अपील की तरफ जा रहे हैं, उसको दोबारा से उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। कब होगा तब होगा, तो कितना टाइम दरकार हो सकता है, कितना वक्त लग सकता है इसके लिए? देखिए मेन कंसर्न क्या है? मेन कंसर्न ऐसा का ये है सेफ्टी मैनेजमेंट कंसर्न है, ठीक है उनका, बिल्कुल कि जी आप जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो ठीक नहीं है, दैट्स फॉल्टी। और वही लेके कंसर्न कोई भी एयरलाइन है, जाहिर बात है आप अगर इसके अंदर आपका सेफ्टी का अगर आंसर आ जाएगा और आपकी अगर सेफ्टी सही नहीं है तो देन आप कुछ भी कर लें, चाहे आप बैकडोर डिप्लोमेसी कर लें या आप जो भी कर लें, दैट उसके लिए आपको अपनी एयरलाइन को सेव करना अशद जरूरी है। और देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। वन सेकंड में कितना जल्दी, अब ये इन पे डिपेंड करता है कि जी अगेन गोइंग बैक टू द लेटर ऑफ EASA कि जी सॉफ्टवेयर ये लोग डेवलपमेंट स्टेज में, देखिए कोई नई चीज यहाँ होने नहीं जा रही। या तो ये कि PIA को सिंगल आउट करके EASA ने पूरी दुनिया में कहा कि हमें कोई स्पेशलाइज कोई आपकी सॉफ्टवेयर आप ऑपरेट बना के दें या बने सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर बने, या कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ऑलरेडी ये सारे सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स मौजूद हैं, चलते हैं और ये सॉफ्टवेयर सारी अवेलेबल है। एंड हाउ क्विकली द मैनेजमेंट कैन डू इट, अब ये PIA की मैनेजमेंट में मुनस्सिर है कि कितनी जल्दी कर सकते हैं। मगर हैविंग सेड दैट, अभी भी इनके पास कोई इशू नहीं है, दे कैन स्टिल गो फॉर अ वेट लीज अरेंजमेंट। और जो स्टैंडर्ड अगर पैसेंजर, क्योंकि इस वक्त देखिए आपको एक चीज समझिए कि इस वक्त जो आपकी फ्लाइटें हैं वो आपकी क्या है, PIA की डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, PIA की कुछ मिडल ईस्ट की फ्लाइट्स हैं, PIA UK कर रहा था, बट देन अगेन दीज UK फ्लाइट्स एंड मिडल ईस्ट फ्लाइट्स दे वर ऑल स्पेशल फ्लाइट्स। ये रेगुलर स्केड्यूल नहीं थी कि आप मतलब आप कोई रेगुलर फ्लाइट स्केड्यूल, दिस वाज स्टैटिक ऑपरेशन, एज एंड व्हेन बेसिस पे कोई इवैक्यूएशन रिक्वायरमेंट आगे जाके तो वो था। तो मैं समझता हूं कि आपको इस वक्त जो है सही सिम्त में आपको PIA को डालना पड़ेगा विद द प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम, और जो लोग पूरी मैनेजमेंट को तरीके से चीजों को समझते हो एयरलाइन की, और वो किया जा सकता है। इन द मीन टाइम यू कैन गो फॉर अ वेट लीज अरेंजमेंट और अ चार्टर अरेंजमेंट। चार्टर अरेंजमेंट पाकिस्तान के लिए काम नहीं करेगा, मां सिवाय इसके कि अगर हज कर रहे होते या उम्रा का सीजन होता तो उसके अंदर कोई चार्टर कर लेता, कुछ कर लेता। तो इस वक्त करंट सूरत हाल ये है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। शकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आप रहनुमाई फरमाते, एक नया पॉइंट जो कि शायद मेरे नॉलेज में भी नहीं था वो भी आप बताया आपने, बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ ही साथ जैसे शकील साहब कराची से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे तो याद आया कि कराची का जो मामला है, हर साल ही यही वक्त होता है, प्री मानसून का सीज़न चलता है, हर साल प्री मानसून से मानसून में शिफ्ट होते हैं, 2 दिन 3 दिन लगातार बारिशें हो जाएं या एक ही स्पेल हो जाए तो कराची डूब जाता है। अभी पहली बारिश हुई है दारुल हुकूमत कराची में, सुबह सिंध के पहली बारिश प्री मानसून की या मानसून की कह लें, उसके नतीजे में 2 अफराद जाँ भाग हो गए। अक्सर इलाकों में बिजली नहीं है, बहुत सारे इलाके पानी में डूब गए हैं, नाले भर गए हैं,
नालों की चूँकि सफाई नहीं की। अब गुज़श्ता रोज़ जो था वो मुख्तलिफ सदर का इलाका, ओल्ड सिटी एरिया, शारा फैसल, लियारी, गुलिस्तान जौहर समेत कई इलाकों में बारिश हुई, तेज़ हवा चली, लेकिन कुछ इस तरह के। लेकिन ये जो आज के मनाजिर हम देख रहे हैं ये कराची के आपको दिखा रहे हैं। तो जनाब ये जो ज़िला वस्ती और गुजर नाले का मामला है ये न जाने कब ठीक होगा। कोई 30 के करीब बड़े नाले हैं जो कि KMC के अंडर आते हैं। KMC का एक अपना और KMC और DMC का एक अपना झगड़ा है। वो MKM और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। उनके मेयर MKM के हैं, पाकिस्तान के वो ये पीपल्स पार्टी के। इस झगड़े ने आखिरकार उसमें PTI पिछले साल कूदी कि जो समाज निकालना जी, वो नालों की सफाई शुरू की गई। आपने अली ज़ैदी साहब को देखा होगा, सफाई शुरू की गई, उसके ऊपर फिर रिजर्वेशन आ गई सिंध हुकूमत की कि सारा कचरा निकाल के बाहर रख देते हैं और उसके बाद हमें उठाने के लिए मसला पड़ता है। वो एक नया, उससे पिछले साल भी इसी तरह था, उससे पिछले साल भी इसी तरह था, उससे पिछले साल भी इसी तरह था। बल्कि मैं 14 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, बीइंग एन एंकर, मैं 14 साल ही रिपोर्ट कर रहा होता हूँ कि हर साल ही इसी तरह होता है। मतलब मुस्तफ़ा कमाल जब मेयर हुआ करते थे तो तब से हम करते थे। मुस्तफ़ा कमाल सारी रात लगा के कोशिश करते थे, जोर लगा रहे होते थे वो, लेकिन तब भी यही हालात होते थे, आज भी यही हालात हैं। तो फिर हमने क्या चेंजेस किए हैं? तो सरकार 400 नाले छोटे बड़े हैं जो DMC के अंडर हैं, वो अपने नालों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो अपने नालों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो बड़े हैं वो ज़िला वस्ती और गुजर नाला है, और ये हर साल ही भर जाते हैं, हर साल ही अमवात हो जाती हैं, हर साल ही कुछ ना कुछ मसले पड़े रहते हैं। हर कराची का क्या कोई वारिस नहीं है? आपको 2014 और 19 ये 5 साल के दरमियान में आपको बताऊं ना, जो बारिशें हुई हैं, 70 से ज़्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। आपको पिछले साल के वो मनाजिर याद होंगे, आपने सोशल मीडिया पर बहुत देखे हैं, मैं टीवी पे चला नहीं सकता हूँ। यंग लड़के जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, पानी के अंदर से गुजर रहे हैं, करंट लगता है और वो उधर ही मर जाते हैं। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पहले से दुआइयां दी जा रही हैं, रोज एहतजाज होता है। कराची वासी बेचारे बिलक उठे हैं कि हमारी बिजली बहाल कर दो। पहले गर्मी मारती है, गर्मी से अगर निमटने के लिए पंखा चलाते हैं तो बिजली नहीं आती है, और अगर उसके लिए दुआ करते हैं बराने रहमत की, बराने रहमत आती है, तो जो निज़ाम है उस बराने रहमत को बराने जहमत बना देता है। तो ये सूरत हाल है। हम हैरान हैं कि भाई पता है कि ये होने वाला है। अच्छा 4 साल हो चुके हैं, 4 साल पहले बजट रखा गया था इन नालों की सफाई के लिए, तो 3 साल से बजट ही कोई नहीं रखा गया। यानी इसकी तरफ ध्यान, ये जैसे लगता है जैसे पॉलिटिक्स। पिछली दफा मुझे याद है सईद गनी साहब बाकायदा वो बीपर्स दे रहे होते थे, बारिशों में खड़े हैं, वो गीले हुए हैं, छतरी ली हुई है बाजार में, तो भाई उससे पहले इसको ठीक कर लो, पहले ही इसके लिए मजबूत निज़ाम। 1 साल आपके पास था पूरा, पिछले साल से अब तक सीजन आने में 1 साल के अंदर कोई प्लानिंग नहीं है, कोई उसके ऊपर बजट नहीं है, कोई उसका रास्ता नहीं है। सिर्फ एक लड़ाई है DMC की और KMC की लड़ाई है। वो बल्दिया का जी, वो बल्दियात में आ जाता है जी, वो चूंकि उसका मेयर MKM का है, वो चूंकि जी हमारे अंडर आता है जी, सिंध गवर्नमेंट के अंदर आता है, मसले हैं। अच्छा इसमें दरमियान में आके वफाक आ जाता है, उसमें अली ज़ैदी साहब आ जाते हैं। अली ज़ैदी साहब गवर्नरिज्म शुरू हो जाता है, वो 3 एक पैरेलल सिस्टम चलता है, लेकिन अमवात फिर होती, करंट फिर लगते हैं, लोगों के कीमती साजो सामान पानी में फिर भरते हैं, घरों में मतलब यहाँ पेट और गर्दन तक पानी आ जाता है, इतना ज़्यादा भर जाता है। ट्रैफिक का अलग मसला होता है, पानी की वजह से जो सड़कें हैं वो अलग टूटती है। अच्छा एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो ये रिपोर्ट थी कि सड़क बनाई जाती है 10 साल के लिए या 15 साल के लिए या 5 साल के लिए, लेकिन वो मटेरियल इस तरह घपला करके मटेरियल इस तरह का लगाया जाता है कि अगले साल तो बारिश होनी, पानी खड़ा होना है, तो उसकी वजह से सड़क टूटेगी, तो कहेंगे जनाब बारिशें हुई थी तो सड़क टूट गई, अब दोबारा से फिर जनाब टेंडर जारी करो, फिर उसका सड़क बनेगा। यानी वो सारा साल सड़क को रोते रहते हैं। अगर सड़क बनती है तो बारिश हो जाती है, गर्मी आ जाती है, गर्मी को रोते रहते हैं तो बिजली नहीं आती है, बिजली आ जाती है, अगर मिल भी जाती है तो करंट की खातिर मर जाते हैं, और बारिश आती है तो चले बाराने रहमत आई है कि चलो नज़ारा कर लें, थोड़ा सा खुश हो ले, बारिश हुई है, तो जनाब उसमें हाल ये होता है कि तमाम नदी नाले वहाँ के भर जाते हैं, घर भर जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की तारें टूट जाती हैं, बिजली और ज़्यादा नहीं आती। अब बहाना नया मिल जाता है, और जब वो बहाना ठीक है, बिजली का जो उसकी रीअरेंजमेंट्स है या उसको रीअसेंबल करना है, उसका भी एक मसला है। तो सवाल ये है कि हर साल ही हम रिपोर्टिंग करते हैं, और हर साल ही हम ये बता रहे होते हैं कि आज ये हो गया, वो हो गया, अगले साल ये करेंगे, ये करना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए था। फिर हमारे साथ एनालिस्ट भी आ जाते हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस भी आते हैं, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो भी सवाल ये है कि जनाब आपके हिस्से की आपको बिजली मिल रही है, बिजली मिल नहीं रही है आवाम को, तो फिर वो बिजली जाती किधर है? फिर बिल्स, उनके मामलात,
तो जनाब आपको जितनी ज़रूरत है वो मिलती पूरी नहीं है, सिर्फ एक 3400 मेगावाट, ऊपर से फिर वो आना शुरू हो जाते हैं। फिर वो इस कदर ज़्यादा एग्रेशन है कि ऐसा लगता है जैसे कराची का कोई वाली वारिस ही नहीं है, वो बटा हुआ है वो मुख्तलिफ जगहों के अंदर। मैं चाह रहा था कि आज मैं किसी एनालिस्ट को, किसी सीनियर सहाफ़ी को मैं लेता जो करीब से समझते हैं, जो जानते हैं, लेकिन शायद वक्त की किल्लत है। लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हूँ, हर साल हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आने वाले चंद दिनों में ये 2 दिन बारिशें होंगी और हम ये बता रहे होंगे आज कराची सारा डूब गया, आज फलां जगह पर ये हो गया, और मनाजिर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। अल्लाह करे हमारे अरबाब इख्तियार को होश आ जाए, इस साल ही कर लें। इसके साथ ही हमारा आज का इख्तिताम को पहुंचता है। कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना गिरदो नवाज का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।